न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। गौर से पढ़ लीजिए इन शब्दों को। शाहजहां से यारी, शहंशाही, गिरफ्तारी। संदेश खाली में दरअसल महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, गले मिली और जश्न मनाया। ये खुशी गैंग रेप के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद नजर आई। शाहजहां शेख को कोर्ट ने 10 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि शेख ने टीएमसी से अपनी गिरफ्तारी को लेकर बड़ी डील कर ली है, जिसके मुताबिक उसे जेल में 5 स्टार सुविधा मिलेगी और इस दौरान वो केंद्रीय एजेंसियों के चंगुल से भी बचा रहेगा। शाहजहां शेख के साथ आगे आखिर क्या होगा, ये तो कोर्ट तय करेगा, कानूनी प्रक्रिया तय करेगी। लेकिन फिलहाल तो शाहजहां शेख सलाखों के पीछे आखिरकार पहुंच ही गया। होली से पहले ही संदेश खाली में रंग और गुलाल खेला जा रहा है। घूंघट में आंसू बहाती महिलाओं की आंखों में अब इंसाफ की उम्मीद वाली चमक दिख रही है। संदेश खाली का विलेन शाहजहां शेख अब सलाखों के पीछे है। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी न्याय होने की गारंटी नहीं है। ये क्यों कहा जा रहा है, तो ये तस्वीर भी देख लीजिए। यौन हिंसा का आरोपी, ईडी की टीम पर हमले का आरोपी, राशन घोटाले का आरोपी, जमीन कब्जा करने का आरोपी, संदेश खाली में आतंक का पर्याय बनने का आरोपी शाहजहां शेख का जलवा देखिए। ये हनक, ये अकड़, कपड़ों में सफेदी की ये चमकार, चेहरे पर गुरूर और चाल में गजब का आत्मविश्वास। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि पेशी के दौरान शाहजहां शेख के हाथों में हथकड़ी क्यों नहीं थी? पश्चिम बंगाल पुलिस उसे वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों देती हुई नजर आई? सोशल मीडिया पर शाहजहां शेख की हेकड़ी भरे अंदाज के पीछे किसकी ताकत काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कोई अपराधी इतना बेखौफ कैसे हो सकता है? संदेश खाली का खलनायक शेख शाहजहां आखिर 55 दिनों के बाद पुलिस की गिरफ्त में आया तो है, लेकिन वो भी कोर्ट के आदेश पर। एक तरफ कोर्ट ने उसे 10 दिन की रिमांड दी है, तो दूसरी तरफ पुलिस पर उंगलियां उठते देख जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। उधर टीएमसी ने भी उसे 6 साल के लिए अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो संदेश खाली की घटना को लेकर कोर्ट भी एक्शन में है, टीएमसी भी एक्शन में है, पुलिस भी एक्शन में है और भाजपा तो पहले से ही एक्शन में थी। लेकिन विपक्ष आश्वस्त नहीं है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों से शाहजहां शेख को बचाने के लिए बंगाल पुलिस ने गिरफ्तारी की है और जेल में उसके लिए पहले से ही 5 स्टार ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर दी गई है। ये उनका कस्टोड संरक्षण में था। कल पिछले नाइट 12 बजे, डे बिफोर यस्टरडे नाइट 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फौलता भेजा गया। उसका बाद मेरा एक सैंडल में सब आ गया। उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजीपाड़ा घर में लेकर गया। उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट शोन किया। इट्स ए अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है। शाहजहां शेख के मामले में ये सत्य है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के चाबुक और बीजेपी के बवाल के बाद ही ममता दीदी की पुलिस दबाव में दिखी और शाहजहां शेख जेल पहुंचा। लिहाजा सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं कि अब आगे क्या? क्योंकि कोर्ट में पेशी के दौरान शाहजहां शेख जिस तरह से विक्ट्री साइन बनाता नजर आया, उससे सवाल खड़े हुए कि क्या ममता सरकार में अपराधियों की इसी तरीके से पेशी होती है? शेख शाहजहां लगभग 2 महीने तक पुलिस के साथ लुका छुपी खेलता रहा और इस बीच उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसके घर से बिल्कुल 25 से 30 किलोमीटर दूर मीनाखा से। इस बीच
पुलिस का ये कहना है कि देरी का कारण कोर्ट है, तो वहीं बीजेपी पुलिस पर सवाल उठाते हुए ये पूछ रही है कि आखिर इतना समय लगा क्यों। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने तो ये तक कह दिया है कि ये गिरफ्तारी नहीं बल्कि डील है। शुवेंदु ने तो एक दिन पहले ट्वीट करके ये जानकारी दे दी थी कि शेख शाहजहां गिरफ्तार हो चुका है और किसी भी समय उसकी घोषणा की जा सकती है। शाहजहां शेख कहीं नहीं भागा था। बंगाल पुलिस के मुताबिक शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना के मिनाखा नाम के जगह से गिरफ्तार किया गया। ये मिनाखा संदेश खाली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। पुलिस का कहना है कि शाहजहां शेख एक मछली फार्म हाउस में अपने कुछ साथियों के साथ छुपा हुआ था। आप बहुत ही सहजता से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर के टेलीविजन चैनलों और अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर पिछले 2 महीने से छपने वाला शख्स कैसे खुद को बेहद महफूज रखते हुए गिरफ्तारी से बचता रहा। सवाल तो बनता ही है कि इतना हंगामा होने के बावजूद बंगाल की पुलिस हाथ पर हाथ धरे तब तक बैठी रही जब तक कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 मार्च से पहले गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर नहीं सुना दिया। शेख शाहजहां के खिलाफ 40 से अधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उसे ईडी पर हमले की घटना को लेकर के गिरफ्तार किया है। कई महिलाओं ने भी संदेश खाली में जो पुलिस के कैंप लगे थे वहां लिखित में शेख शाहजहां के खिलाफ शिकायत दी है, जिस पर पुलिस जल्द एक्शन करेगी। इस बीच आज जब शेख शाहजहां कोर्ट पहुंचा तो बिल्कुल किसी डॉन या भाई की तरह पुलिस के आगे आगे चलते हुए पूरे टशन में उसने विक्ट्री साइन दिखा करके मीडिया के कैमरों के सामने हाथ तक हिलाया। और बीजेपी यही सवाल उठा रही है, जिसका जवाब तृणमूल कांग्रेस तरह तरह से देती नजर आ रही है। The All India Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. Read my lips. Suspend him for 6 years. प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में करीब 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी ओर संदेश खाली में गैंग रेप में अब तक शाहजहां शेख के 2 करीबी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इन गिरफ्तारियों के बाद अब आगे क्या? क्योंकि जिस वजह से संदेश खाली सुलग उठा, धारा 144 लागू कर संदेश खाली जाने से पुलिस प्रशासन ने रोका, उस मामले में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी भर काफी है। सवाल ये है कि क्या ईडी शाहजहां शेख की कस्टडी की मांग कोर्ट से नहीं करेगी? सवाल ये कि क्या शाहजहां शेख को बचाने के लिए अब बंगाल पुलिस किसी नए हथकंडे का इस्तेमाल कर सकती है? सवाल तो ये भी है कि संदेश खाली की उन महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और गैंगरेप का इंसाफ आखिर कब होगा? क्योंकि बंगाल पुलिस ने तो शाहजहां शेख को इस मामले में गिरफ्तार ही नहीं किया। There was a stay on certain cases, and particularly in this case also, in which he has been arrested. ED had applied to the Honorable High Court seeking for a stay in investigation, and that prayer was granted by the Honorable High Court. So we had legal compulsions to arrest him in that particular case. But a couple of days back, the Honorable High Court made it amply clear that there is no bar on arrest. Following that instruction, over the last 2 days, we have been holding raids, and yesterday night, on the basis of secret source information, like I mentioned, let me reiterate, we have arrested Sheikh Shahjahan from Minaka Pace area, and he has been forwarded to the court. बांग्लादेश से आया एक शख्स ईंट भट्टे में मजदूरी करता है, सब्जी बेचता है, मछली पालन का काम करता है और फिर धीरे धीरे साल दर साल सत्ताधारी पार्टी यानी टीएमसी से उसकी नजदीकी बढ़ती चली जाती है और संदेश खाली का बेताज बादशाह ये बन जाता है। पुलिस प्रशासन के नियम कायदे उसके लिए 2 कौड़ी के हो जाते हैं। सालों खामोशी से संदेश खाली की महिलाएं उसके और उसके गुंडों के अत्याचार का शिकार होती हैं और जब वो पकड़ा जाता है तो गर्दन ऐसे ऐंठता है जैसे कोर्ट में पहुंचने के लिए उसके शासन से कोई डील हो चुकी है।
हिमाचल प्रदेश में भले ही कांग्रेस ने अपनी सरकार बचा ली हो, लेकिन अब सबसे बड़ा संकट, महासंकट यह है कि 24 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल कांग्रेस बीजेपी को आखिर टक्कर देगी तो कैसे देगी। राज्यसभा में हार के बाद कांग्रेस घबराई हुई है। इधर बीजेपी नेताओं का दावा है कि हिमाचल में कुछ ही दिनों की यह शांति है जो अभी फिलहाल नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ही दोबारा गदर शुरू हो जाएगा। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बागियों पर एक्शन, अब 24 की टेंशन। हिमाचल प्रदेश की सियासत में 72 घंटे के अंदर जिस तरह की सियासी चालें चली गई, उससे ये साबित हो चुका है कि हिमाचल कांग्रेस में अभी भी बहुत गड़बड़ है। बेशक दावे किए जा रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह और डीके शिव कुमार ने सभी मुद्दों को सुलझा लिया है। बेशक दावे किए जा रहे हो कि सुक्खू सरकार से संकट टल गया है और सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन अभी तक इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पहले इस्तीफा क्यों दिया और फिर इस्तीफा वापस किस भरोसे पर लिया। अब सवाल ये भी है कि कांग्रेस से बगावत करने वाले सभी 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बाद क्या कांग्रेस सेफ जोन में आ गई है? क्या हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी से बदला ले लिया है? क्या कांग्रेस मौजूदा हालात में लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को पछाड़ पाएगी? जरा देखिए हिमाचल संकट पर कांग्रेस नेताओं के क्या दावे हैं। हिमाचल कांग्रेस में मचे घमासान के बीच ऑब्जर्वर बने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने संकट के समाधान का दावा किया है। यहां तक कि हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सभी मतभेद सुलझाने का दावा किया है। ऑब्जर्वर बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार का साफ कहना है कि अब 6 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिसका काम होगा आपस में सहमति बनाना। दावा किया गया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बने रहेंगे। मीटिंग में कहा गया है कि हिमाचल सरकार 5 साल तक चलेगी। बयान में ये भी कहा गया है कि हमें राज्यसभा न जीत पाने का दुख है, हमारे 6 विधायकों ने गलती की है। इस बीच सीएम सुक्खू का कहना है कि अगर 6 बागी एमएलए पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कुल मिलाकर राज्यसभा में हार के बाद अब लोकसभा चुनाव में हिमाचल कांग्रेस फोकस करने का दावा कर रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3 अन्य और मेंबर होंगे। तो दिल्ली से अनाउंस कर देंगे। इनका काम रहेगा आपस में सहमति बनाना, कोऑर्डिनेशन करना। हिमाचल में जो हुआ है वो कांग्रेस के उस असली चेहरे को बेनकाब करता है जब उनके अत्यंत वरिष्ठ मंत्री के आंखों में आंसू हैं। वो आंसू सिर्फ वो नहीं है, वो हिमाचल की जनता की आंखों में आंसू हैं और जो विधायकों ने किया है उस दबाव और उसके प्रभाव में किया है। क्या हिमाचल कांग्रेस में मचे गदर पर कांग्रेस नेतृत्व अब भी बैकफुट पर है? यह सवाल इसलिए कि जहां एक तरफ कांग्रेस के बागी 6 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि अगर ये बागी विधायक उनके पास वापस आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व एक और बगावत से डर रहा है? हार गए राज्यसभा, कैसे जीतेंगे लोकसभा? राज्यसभा में हार की वजह बने कांग्रेस के 6 विधायकों पर तगड़ा एक्शन हुआ है। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के बागी विधायकों पर एक्शन लिया है। क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 एमएलए अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है। बागियों पर एक्शन, अब 24 की टेंशन। पिटीशन आई जो माननीय हमारे हर्षवर्धन चौहान है, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कि पार्टी ने व्हिप इशू किया और उस व्हिप को डिफाई करने वाले 6 जो माननीय सदस्य हैं,
जो है जिन्होंने विप को डिफाई किया है, और पॉजिटिव हियरिंग देने के बाद मैंने रात भर बैठकर इस जजमेंट को लिखा। सरकार बचाने के प्रयास जिस प्रकार से हुए हैं उसमें इस बात को देखा कि सारे नियम कानून विधानसभा के ताक पर रखते हुए धज्जियां उड़ाई गई है। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की स्थिति यह है कि दिल दिमाग से लोगों के उतर गई। सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। सर क्या कहे, वेल प्लेड? नहीं, राजनीति में तो हर दिन प्ले करना पड़ता है, कभी बैड प्ले होता है, कभी वेल प्ले होता है। तो सर अब क्या कहे, ऑल इज वेल? बिल्कुल, अब ऐसा है कि भाजपा को भी सत्ता का मोह छोड़ देना चाहिए जयराम ठाकुर जी को, और निश्चित तौर पर अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी हम और ऑपरेशन लोटस कराएंगे। हार गए राज्यसभा, कैसे जीतेंगे लोकसभा? अब आप ये भी जान लीजिए कांग्रेस में कौन कौन से विधायक अयोग्य घोषित किए गए हैं। धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा अयोग्य घोषित किए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल के सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा अयोग्य घोषित हुए हैं। वहीं बटसर से इंद्रदत्त लखनपाल अयोग्य घोषित किए गए। लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर को अयोग्य घोषित किया गया है, जबकि गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से कांग्रेस विधायक देवेंद्र भुट्टो को क्रॉस वोटिंग के चलते अयोग्य घोषित किया गया है। लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर को बगावत पर गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है। रवि ठाकुर का दावा है कि मनाली के पास रांगड़ी गांव में वन विभाग के द्वारा उनके घर का रास्ता बंद कर दिया गया है। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी। उनके जो कैंडिडेट थे वो कुछ एथिक्स की बात कर रहे थे। मैं कहूंगा कि वो एथिक्स की जो परिभाषा एक बारी सीख के आए। मतलब कि जब उनकी हार हो जाती है तो ईवीएम को ब्लेम कर देते हैं, हाँ, और जब उनकी जीत हो जाए तो हम तो कभी ईवीएम को ब्लेम नहीं करते हैं। जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा हुई। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को हिमाचल में करारी मात दी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बीजेपी का खौफ दिखाकर कांग्रेस बगावत रोकने की कोशिश कर रही है? और क्या लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के आला नेताओं पर इतना दबाव है कि वो किसी भी हालत में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करें? राज्यसभा में हार के बाद हिमाचल कांग्रेस साफ बिखरी नजर आ रही है। हालांकि अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की बातें की जा रही हैं, जिसमें 6 लोग होंगे। सीएम, डिप्टी सीएम, पीसीसी अध्यक्ष और 3 दूसरे लोग होंगे। इनका काम होगा आपस में सहमति बनाना और बीजेपी के मोर्चों को कमजोर करना। फिलहाल बगावत और एक्शन के बाद अब देखना होगा कि हिमाचल कांग्रेस में गदर कितने दिन शांत रहता है, क्योंकि बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का साफ कहना है कि ये एका कुछ ही दिनों का मेहमान है। महाराष्ट्र में एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ रही कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी में सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो गया। लेकिन अंदर खाने की खबर है कि कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच कुछ सीटों पर अभी मामला फंसा हुआ है। इसी बीच यूपी में ओवैसी ने अखिलेश यादव के खिलाफ डायरेक्ट मोर्चा भी खोल दिया। उधर राहुल गांधी की सीट वायनाड में इंडी गठबंधन खंड खंड हो गया। आखिर इंडी गठबंधन की दीवार में दरार ही दरार क्यों नजर आ रही है, ये बड़ा सवाल है। साथ ही इंडी गठबंधन में इतना कंफ्यूजन क्यों है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसका जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए मिलने जा रहा है। इंडी गठबंधन में कंफ्यूजन, महाराष्ट्र में कैसे बनेगी बात? इंडी गठबंधन में कंफ्यूजन,
यूपी में ओवैसी का अल्टीमेटम। इंडी में कंफ्यूजन, वायनाड में बिखरा गठबंधन। इंडी में कंफ्यूजन, राज्यसभा चुनाव के बाद अलायंस में खलबली। बीआरएस के सिटिंग सांसद रामुलू जी, जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक, रोज कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी में बड़ा नेता, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए लगाया है, ऐसे पॉलिटिशियंस, समाज सेवक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इंडी में कंफ्यूजन, आप दिल्ली में 7, पंजाब में खिलाफ। राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरह विधायकों की एक दल से दूसरे दलों में आवाजाही हो रही है, उससे ये कह पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है कि कौन किसके साथ है। सुबह जो विधायक एक पार्टी के साथ था, शाम को उसकी दूसरी पार्टी के दफ्तर में होने की खबर आ जाती है। इस भागम भाग की वजह से इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई है। जितनी खलबली मची है, उतना ही कंफ्यूजन है। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। 2024 का लोकसभा चुनाव शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए वजूद की लड़ाई बनी हुई है। दोनों ही दलों को टूट का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के भी कई नेता साथ छोड़ चुके हैं। इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव लड़ रही कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी में सीटों का बंटवारा करीब करीब फाइनल हो गया है। आधिकारिक ऐलान अगले हफ्ते तक होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना सबसे अधिक 21 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस को 15 सीट, एनसीपी को 9 सीट, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भीवीए को 2 सीट और आरएसएसपी को 1 सीट देने का फॉर्मूला तय हुआ है। महाविकास आघाड़ी के नेता भले ये कहें कि उनके बीच महाराष्ट्र की लोकसभा की 48 सीटों को लेकर पूरी तरह से सहमति बन चुकी है, लेकिन सूत्रों की माने तो अब भी मतभेद बरकरार हैं। ये मतभेद मुंबई की 6 सीटों को लेकर है, जहां पर कांग्रेस और शिवसेना दोनों 4-4 सीटों पर लड़ने का दावा ठोक रहे हैं। इसी मतभेद को खत्म करने के लिए आज शिवसेना और कांग्रेस के नेता शरद पवार के घर पहुंचे थे, लेकिन बात वहां भी नहीं बन पाई। अब माना जा रहा है कि इसका फैसला दिल्ली में होगा, क्योंकि 4 मार्च को कांग्रेस की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है और माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बातचीत के बाद ही अब महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एमबीए में तय हो पाएगा।